We are discussing here about Islam. Islamic is used here not only in its purely religious sense, but also for the overall society and culture historically associated with Islam. It means, I told you already, we have not studied Islam as a religion here. सो टर्म इस्लामिक की जरूरत हियर नॉट ओनली इन दैट प्योरली रिलीजन, यानी कि हमें क्या है यहाँ पे जो चैप्टर के अंदर में पढ़ना है बिल्कुल प्योरली सेंस ये नहीं है कि हमें केवल रिलीजन के बारे में पढ़ना है, बल्कि हमें ये देखना है कि ओवरऑल सोसाइटी के लिए इसका जो कल्चरल रहा या दूसरी सोसाइटी जो इससे कनेक्टेड हुई, किससे? इस्लाम से. In this society, not everything that was happening originated directly from religion, but it took place in a society where Muslim and their faith were recognized as socially dominant. यानी कि in this society, not everything that was happening originate. इस समाज में, मुस्लिम समाज में, इस्लाम समाज में कोई चीज ऐसी नहीं जो हैपनिंग हुई एकदम ओरिजिनेट डायरेक्टली फ्रॉम रिलीजन, बट इट टुक प्लेस इन ए सोसाइटी. लेकिन ये कैसे हुए? वेयर मुस्लिम एंड देयर फेथ वर रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि क्या हुआ कि सामाजिक रूप से एक मान्यता दी गई. किसको? उन फेथ्स को, उन बिलीव्स को, उस इस्लाम को जो एक बहुत बड़ा था. A lot of people, a lot of religious people were connected with the Islam. Non-Muslim always formed an integral, if subordinate, part of the society as did Jews in Christendom. यानी कि नॉन मुस्लिम्स थे, कहीं ना कहीं इस्लाम का जो कनेक्शन है वो मुस्लिम क्रिश्चियन से भी माना जाता है. क्लियर? तो कहीं ना कहीं नॉन मुस्लिम ऑलवेज फॉर्म इंटीग्रल, वो अलग पार्ट बनाते रहे, सबॉर्डिनेट भी रहे. सो वी कैन से Islam is not connected only Islam, it may be connected the other religion also. Clear to all? इस्लाम का इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया? दिस इज क्लियर? हाँ. Our understanding the history of the Central Islamic lands between 600 and 1200 is based on chronicles. क्रॉनिकल्स का मतलब है क्रॉनिकल ऑर्डर में, इट मीन्स तारीख, डेट. यानी कि जो हमारे स्टैंडिंग है, जो हमें पढ़ना है सेंट्रल इस्लामिक लैंड कैसे बनी, इसका मेन पीरियड रहा. यू हैव टू लर्न दिस 600 to 1200 इज बेस्ड ऑन क्रॉनिकल और तारीख विच नैरेट इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम. यानी कि जो घटनाएं घटी, टाइमलाइन जो हम पढ़ते हैं कि भाई इस ईयर में ये हुआ, इस ईयर में ये हुआ. तो जो 600 से 1200 का पीरियड है, that was the rise of Islam and it is given a chronicle order. It means in Urdu language we can तारीख and semi historical works, और साथ साथ कुछ वर्क भी हुए. ये तो नरेट किया गया, वर्णन किया गया, लिख दिया गया, लिटरेचर हुआ एक तरह से. एंड सेमी हिस्ट्रिकल वर्क्स सच एज बायोग्राफीज, जिसको बोलते हैं सीरा, बायोग्राफीज है ना, किसी के बारे में जो हम लिखते हैं. रिकॉर्ड ऑफ द सेइंग एंड डूइंग ऑफ द प्रॉफिट, यानी कि जो भी प्रॉफिट रहे, जैसे आपके क्या नाम था, पैगंबर साहब रहे, तो उनके बारे में जो लिखा गया है, जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने प्रीचेस दिए, उपदेश दिए. एंड कमेंट्रीज ऑन द कुरान, तफसीर, यानी कि कुरान पे जो कहा गया. कुरान दैट इज द होली बुक ऑफ द इस्लाम रिलीजन. दीज आर द सोर्सेज, क्रॉनिकल ऑर्डर्स, डेट वाइज और द अदर्स. मटेरियल फ्रॉम विच दीज वर्क्स वर प्रोड्यूस वाज ए लार्ज कलेक्शन ऑफ आई विटनेस रिपोर्ट्स. अभी जो मटेरियल्स है बेटा, फ्रॉम विच दीज वर्क्स वर प्रोड्यूस, दिस इज ए लार्ज कलेक्शन. यानी कि जो चीज बताई गई वो ऐसे नहीं, दिस वाज द लार्ज कलेक्शन ऑफ आई विटनेस रिपोर्ट. आई विटनेस, आंखों देखी है ना, कि भाई ये चीज हमने जो है वो आंखों से देखी है, जिसको बोला जाता था अखबार, यानी कि जिसको हम बोलते हैं आज न्यूज पेपर. ट्रांसमिटेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आइदर ओरली और ऑन पेपर, यानी कि बहुत लंबा टाइम लगा, ट्रांसमिट किया गया, जो चीजें लिखी गई, दैट इज नोन एज द अखबार आल्सो, और आई विटनेस रिपोर्ट में से ओरली या एक पेपर पर. ऑथेंटिसिटी की अगर हम बात करें इस रिपोर्ट की, कि सर रिपोर्ट तो दे दी, बट इसकी प्रमाणिकता क्या है, क्या ये ऑथेंटिक है? ऑथेंटिसिटी ऑफ ईच रिपोर्ट वाज टेस्टेड बाय ए क्रिटिकल मेथड विच ट्रेस द चेन ऑफ ट्रांसमिशन एंड एस्टेब्लिश द रिलेबिलिटी ऑफ द नरेटर. यानी कि जो ऑथेंटिसिटी थी हर एक रिपोर्ट की, हर एक खबर की, दैट वाज टेस्टेड बाय ए क्रिटिकल मेथड. एक मेथड, एक प्रक्रिया बनाई उन्होंने, विच ट्रेस द चेन ऑफ ट्रांसमिशन, कि जो ट्रांसमिशन हो रहा है, एक ग्रुप बनाया, क्या वो सही है,
और कहीं ना कहीं एक रिलेबिलिटी, नरेटर जो लिख रहा है दैट इज चेक्ड बाय दैट कमेटी आल्सो। ऑल्दो द मेथड वाज नॉट फुल प्रूफ, अब हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल्दो द मेथड वाज नॉट फुल प्रूफ नहीं था कि हाँ भाई बिल्कुल ये प्रमाणिक है। Medieval Muslims writers were more careful in selecting their information and understanding the motives of the information than were their contemporaries in other part of the world। अब इसमें क्या था, मेडिवल पीरियड में आ जाते हैं, जो मुस्लिम राइटर्स थे वर मोर केयरफुल, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी वो समझ रहे हैं, जो भी वो लिख रहे हैं, दे वर वेरी केयरफुल, यानी कि उनके जो कंटेम्परेरी थे, कंटेम्परेरी मतलब उस काल के लोग दूसरे पार्ट में वर्ल्ड में, यानी कि एक अरब में लिख रहे हैं, दूसरे इंग्लैंड में या कहीं भी हैं, या इजिप्ट में है, अफगानिस्तान में है, तो वो जो लिखते थे अबाउट द रिलीजन, अबाउट द मुस्लिम, अबाउट द इस्लाम, सो दे वर वेरी केयरफुल अबाउट दैट, यानी कि जो लिख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन है, इंटरेस्टिंग है, दैट शुड बी क्लियर ऑन कंट्रोवर्शियल इश्यूज। जाहिर सी बात है, कंट्रोवर्सी होनी है, वाद विवाद भी होना है। They reproduce different version of same event as they found in their source। अब क्या हुआ, कंट्रोवर्शियल इश्यू हुआ कि भाई ये चीज नहीं, ये ऐसे है, तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार किया, अब रिपोर्ट एक नहीं होती थी, वो कई रिपोर्ट्स होती थी, यानी कि जो सोर्सेज उन्होंने लिए, डिफरेंट वर्जन ऑफ द सेम इवेंट, एक इवेंट हुआ, कोई भी घटना हुई, कोई भी प्रोसेस हुआ, अब उनके पास क्या थे, वो डिफरेंट वर्जन्स थे, तो कंट्रोवर्सी मैटर पर वो उनको प्रोड्यूस करते थे विद द रिकॉर्ड ऑफ देयर सोर्सेज, लिविंग द टास्क ऑफ जजमेंट टू देयर रीडर्स। लिविंग द टास्क यानी कि क्या हुआ कि भाई ये इवेंट हुआ, ये हुआ, ये हुआ, अब रीडर्स उसको पढ़ रहे हैं, द जजमेंट इज टेकन बाय द रीडर, दैट इज द कंट्रोवर्शियल इशू और नॉट। देयर डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स closer to their own times is more systematic and analytical and less of collection of अखबार। अब जो उनका डिस्क्रिप्शन था, जो भी इवेंट्स उन्होंने लिखे, क्लोजर टू देयर ऑन टाइम्स, यानी कि अपने टाइम पे बिल्कुल जब वो उस टाइम थे, इज मोर सिस्टमेटिक, पूरा सिस्टमेटिक था, पूरा एनालिसिस किया गया, एंड लेस ऑफ ए कलेक्शन ऑफ अखबार, यानी कि इसमें अखबार की कलेक्शन कम थी, रिपोर्ट नहीं ली थी, बल्कि उन्होंने खुद लिखी। मोस्ट ऑफ द chronicles and semi chronicle works are, just a minute, अब अगर हम लैंग्वेज की बात करें कि जो भी क्रॉनिकल वर्क्स थे या जो भी रिपोर्ट लिखी, दैट वर रिटन इन द अरेबिक, द बेस्ट बीइंग द तारीख ऑफ तबारी which has been translated into English in 30 volume। अरेबिक में लिखा गया, और उसका जो सबसे बेस्ट था दैट वाज द तारीख ऑफ तबारी 923 which has been translated into English 38 वॉल्यूम्स में, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया किसने, क्रिश्चियंस ने। पर्शियन क्रॉनिकल्स आर फ्यू बट दे आर क्वाइट डिटेल्ड इन देयर ट्रीटमेंट ऑफ ईरान एंड सेंट्रल एशिया। पर्शियन क्रॉनिकल जो पारसी लैंग्वेज में लिखे गए वो कम थे, बट दे हैड द फुल द डिटेल ईरान के बारे में और किसके, सेंट्रल एशिया। क्रिश्चियन क्रॉनिकल्स रिटन इन सीरियक, सीरियक क्या है, एक डायलेक्ट है ऑफ एरेमिक। एरेमिक क्या है, एरेमिक इज द लैंग्वेज, एरेमिक इज ए लैंग्वेज रिलेटेड टू हैरब्यू एंड अरेबिक। इट हैज आल्सो स्पोकन इन अशोकान इंस्क्रिप्शन, यानी कि एक लैंग्वेज है अरबियो और अरेबिक से रिलेटेड, अरबियो भी एक लैंग्वेज है और अरेबिक भी, उसी का एक सब पार्ट है, डायलेक्ट हम उसको बोल सकते हैं, क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। एंड हैज आल्सो बीन यूज्ड इन अशोकन, जो अशोक के इंस्क्रिप्शन हमें मिलते हैं इंडिया के अंदर, उसके जो इंस्क्रिप्शन है वहां पर भी इस लैंग्वेज आपको मिलेगी। सो आर फ्यूअर रिटन इन सिरियक, आर फ्यूअर बट दे थ्रो इंटरेस्टिंग लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ अर्ली इस्लाम, कम है, लेकिन जो मेन सोर्सेज मिलते हैं बेटा वो हमें कहाँ से मिलते हैं, हिस्ट्री ऑफ अर्ली इस्लाम के जो सोर्सेज हैं, इंटरेस्टिंग लाइट, यानी कि जो क्रॉनिकल लिखी गए क्रिश्चियन क्रॉनिकल्स सिरिक लैंग्वेज में, दे गिवन ने फुल डिटेल, करेक्ट डिटेल ऑफ द अर्ली इस्लाम। बिसाइड क्रॉनिकल्स, ये तो क्रॉनिकल्स हो गए, इवेंट्स लिख दिए सारे डेट वाइज, ईयर वाइज। वी हैव लीगल टेक्स्ट, लीगल टेक्स्ट भी हमारे पास हैं, ज्योग्राफीज भी हमारे पास है, एरिया ज्योग्राफी मीन्स टॉपिक टॉपोग्राफी,
ट्रेवलेजियस ये यात्रा, ट्रैवलिंग, जो कहाँ पे यात्रा की उसके बारे में क्या लिखा, एंड लिटरेरी वर्क सच एज स्टोरीज एंड poems. So these are the sources from where we get the information about the rise of Islam. Are you listening? Student, are you listening? हाँ, क्लियर हो रहा है? हाँ, नेक्स्ट आते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री जो मिले, फ्रेगमेंट्री पीसीज ऑफ राइटिंग सच एज ऑफिशियल ऑर्डर्स और प्राइवेट कॉरेस्पॉन्डेंस। जो डॉक्यूमेंट्स मिले जिसमें आपके कुछ फ्रेगमेंट पीसीज थे राइटिंग के, जिसमें आपके ऑफिशियल ऑर्डर दिए गए या प्राइवेट कॉरेस्पॉन्डेंस आपस में लिखे हुए लेटर, इज द मोस्ट वैल्यूएबल फॉर राइटिंग हिस्ट्रीज बिकॉज इट डज नॉट consciously refer to events and person. अब generally this is the most important documentary event. Repeat again, clear properly. Pieces of writing, official orders, most valuable for writing history because it does not consciously refer to, यानी कि कहीं ना कहीं ये कहते हैं ना तो किसी इवेंट्स को प्रोसेस कर रहे थे ना किसी पर्सन को. So these are the most important to write the history, to write about the Islam. It comes almost entirely from Greek and Arabic papyri. अभी आए कहाँ से? पूरे ग्रीक से, यूनान कहते थे, and Arabic papyri good for administrative history and the Geniza records. These are the records. Repeat again. It comes from almost entirely from Greek and Arabic papyri. That is very important for the administrative, यानी कि प्रशासन के बारे में जो लिखा, ऑफिशियल के बारे में, and the Geniza records. Some evidence has emerged from archaeological. अब कुछ एविडेंस का देखो, किसी भी चीज के बारे में जो हमें एविडेंस मिले हैं, कुछ हमें आर्कियोलॉजिकल खुदाई वगैरह हुई, एग्जाविशन वर्क किया, वहां में पता चला भाई वो लोग कैसे रहते थे, क्या सिस्टम था, इकोनॉमिक सिस्टम क्या था. एक सोर्स ये हो गया. एक हमें रिटर्न मिला, लिटरेरी मिला कि अच्छा ये ऑर्डर्स थे, ये किए गए, कुछ पोएम्स मिली, कुछ कहानियां मिली. सो some evidence has emerged from archaeological excavations done at desert places. कि यार पूरा डेजर्ट है जो वहां पे किए गए. न्यूमिस्टिक होती है स्टडी ऑफ कॉइन्स, सिक्के जो चलते थे उस टाइम मनी. एंड एपिग्राफिक स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, जो शिलालेख थे, पत्थरों पे लिखा हुआ, दीवारों पे लिखा हुआ. These are the some sources which is of great value for economic history. Economic history. These are the related to economic, means money. आर्ट हिस्ट्री एंड फॉर एस्टेब्लिशिंग नेम एंड डेट्स. अब ये सारे चीज जो हमें मिले, जो एविडेंसेस मिले हमें आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, एग्जाविशन की गई डेजर्ट प्लेस पे, न्यूमिस्मेटिक हुई, कॉइन्स की स्टडी की, एपिग्राफिक की, इंस्क्रिप्शन सोर्सेज, दिट इज अ ग्रेट वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री, आर्ट हिस्ट्री एंड फॉर एस्टेब्लिशिंग नेम एंड द डेट्स. A proper histories of Islam began to be written in the 19th century by university professors in Germany and the Netherlands. Proper histories की अगर बात करें, अभी हम लेटेस्ट पे आ जाते हैं. Proper histories of Islam began to be written in the 19th century. 19th century में लिखनी शुरू हुई. स्टार्टिंग भी हमने 19th century की ली थी. 1 billion people Muslims. अब ये लिखी किसने? यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इन जर्मनी एंड द नीदरलैंड्स. नीदरलैंड में और जर्मनी के प्रोफेसर ने. कॉलोनियल इंटरेस्ट इन द मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट आपके कुवैत, ईरान, इराक, ये सब उसमें आते हैं कंट्री. कॉलोनियल इंटरेस्ट इन मिडिल ईस्ट एंड द नॉर्थ अफ्रीका एनकरेज्ड फ्रेंच एंड ब्रिटिश रिसर्चर्स टू स्टडी इस्लाम एज वेल. कॉलोनियल, देखिए कॉलोनी बनाई गई, आपको पता है पूरे वर्ल्ड पे राज किया यूरोपियन कंट्रीज ने. अब इसमें भी क्या था, जो कॉलोनियल इंटरेस्ट थे, एक तो अपने देश के लिए मिडिल ईस्ट में और नॉर्थ अफ्रीका में, किसके लिए? फ्रेंच और ब्रिटिश. अब यहाँ पे कुछ रिसर्चर्स लोग थे, तो कहीं ना कहीं कॉलोनियल इंटरेस्ट के साथ साथ उन्हें इस्लाम में भी उनका इंटरेस्ट बढ़ा. तो कहीं ना कहीं उन्हें किस में स्टडी करनी थी? इस्लाम की भी. उन्होंने स्टडी की. उसके बाद क्या हुआ? क्रिश्चियन प्राइस्ट टू पेड क्लोज अटेंशन टू द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम एंड प्रोड्यूस सम गुड वर्क. क्रिश्चियन प्राइस्ट जो मतलब पुजारी वगैरह थे, काफी उन्होंने अटेंशन की इस तरह इस्लाम की हिस्ट्री के, एंड प्रोड्यूस सम गुड वर्क. ये 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम. कुछ काम किए. आल्दो देयर इंटरेस्ट वाज मेनली टू कंपेयर इस्लाम विद क्रिश्चियनिटी. लेकिन उन्होंने क्या किया? उनका जो मेन मोटिव था बेटा, मेन मोटिव था दे हैव टू कंपेयर इस्लाम विद क्रिश्चियनिटी.
रिसर्च कर रहे थे, लेकिन मेन मोटिव जो था, मेनली जो था इंटरेस्ट, दैट वाज रिलेटेड टू डिफरेंसेस बिटवीन द इस्लाम एंड द क्रिश्चियनिटी. दीज स्कॉलर कॉल्ड, अब इनको क्या कहा जाता है, दीज वर नोन एज द ओरिएंटलिस्ट, आर नोन फॉर देयर नॉलेज ऑफ अरेबिक एंड पर्शियन एंड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट. एग्नेस गोल्डिजर वाज ए हंगरियन ज्यू. ज्यू एक कम्युनिटी थी जो जर्मनी में भी थी, जिसका हिटलर ने जो है मरवा दिए थे ज्यू, बहुत सारे यहूदी जिसको हम बोलते हैं. ऐसे एक स्कॉलर थे इग्नेस गोल्डिजर वाज ए हंगरियन ज्यू हु स्टडीड एट द इस्लामिक कॉलेज अल अजहर इन कैरो. वहां पर वो पढ़े इस्लामिक कॉलेज में. एंड प्रोड्यूस पाथ ब्रेकिंग स्टडीज इन जर्मन ऑफ इस्लामिक लॉ एंड थियोलॉजी. यानी कि इस्लामिक लॉ क्या कानून था, क्या थियोलॉजी उसकी थी, क्या सिस्टम था, क्या कल्चर्स थे, एक पाथ ब्रेकिंग स्टडीज प्रोड्यूस की, बिल्कुल बेटर जिसको हम कहते हैं. 20th century historians of Islam have largely followed the interest of method of Orientalist. अब 20th century में उनको फॉलो किया गया. They have widened the scope of Islamic history by including new topics and by using allied disciplines such as economics, anthropology and statistics. Statistics के बारे में, एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानव शास्त्र, इसमें मानव का अध्ययन किया जाता है. इकोनॉमिक्स आपको पता ही है. सो रिफाइंड मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ ओरिएंटल स्टडी, यानी कि जो ओरिएंटल स्टडीज थी, जो फ्रेंच जर्मन जो जिनको पादरी की बात हम कर रहे थे, उनकी स्टडी को बहुत बेटर किया इन्होंने और उसमें ज्यादा चेंजेस किए. द हिस्टोग्राफी ऑफ इस्लाम इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ रिलीजन कैन बी स्टडीड विद मॉडर्न हिस्टोरिकल मेथड्स बाय दोज who may not share the custom and belief of the people they are studying. Historiography of Islam is a good example of how religion can be studied. हम कैसे उसको अध्ययन कर सकते हैं, किसके साथ, with modern historical methods by those who may not share the custom and belief of the people. यानी कि उन्होंने उन जो स्टडी वो कर रहे थे उनके क्या कस्टम रहे, क्या बिलीफ्स रहे, उनको शेयर नहीं किया. who may not share the custom and belief of the people they are studying. So this is the introduction of the Islam. क्लियर, कैसे वो उदय हुआ, कितने साल पहले हुआ, क्लियर. ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था. आर यू क्लियर अबाउट इट स्टूडेंट्स? आर यू क्लियर? हाँ, वीडियो भी बना रहा हूं मैं, वो सेंड हो जाएगी. नेक्स्ट आते हैं राइज ऑफ इस्लाम. इसी में नेक्स्ट टॉपिक है आपका राइज ऑफ इस्लाम. राइज ऑफ इस्लाम की बेटा अगर हम बात करें तो राइज ऑफ इस्लाम की बात करते हैं. इन अरेबिया फेथ, कम्युनिटी एंड पॉलिटिक्स. We have to study in this rise of Islam in Arabia, faith, community and politics. विश्वास, समुदाय और राजनीति. देखिए, it is known that the founder of the Islam religion, that is the Prophet Muhammad, पैगंबर मोहम्मद जिनको बोला जाता है, आप सभी जानते हैं. ये कोई बहुत पुराना रिलीजन नहीं है. 1400 साल 1500 साल पहले की बात अगर हम करें, जब से इसका अब we have to study about the rise of Islam in Arabia. प्रॉफिट मोहम्मद की अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था मक्का में 570 ईसा पूर्व. ही वॉज बॉर्न इन मक्का, और वैसे भी ये बिजनेसमैन थे एक तरह से, अभी पढ़ेंगे हम इनको. ड्यूरिंग 612 to 32, ये जो पीरियड रहा है 612 से 632 तक का, द प्रॉफिट मोहम्मद प्रीच्ड द वर्शिप ऑफ ए सिंगल गॉड. इन्होंने एक उपदेश दिया, लोगों को बताया किसके बारे में, कि भगवान की एक सिंगल गॉड है, एंड दैट गॉड इज द अल्लाह. और वो कौन है, वो है अल्लाह. एंड द मेंबरशिप ऑफ ए सिंगल कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स, दैट इज द उम्मा. है ना. कि प्रॉफिट मोहम्मद क्या कहते हैं, वो क्या उपदेश देते थे, वर्शिप ऑफ ए सिंगल गॉड हो, कि भगवान एक है, गॉड एक है, ईश्वर एक है, और वो है अल्लाह. और जो मेंबरशिप है सिंगल कम्युनिटी की, बिलीवर्स की, दैट इज द
उम्मा, दैट इज नोन एज द उम्मा। दिस वाज द ओरिजिन ऑफ इस्लाम। अगर हम बात करें ओरिजिन की, अभी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया पूरा, क्या सोर्सेज वगैरह है वो सब में पढ़ा, लेकिन हम ओरिजिन की बात करते हैं तो दिस वाज द ओरिजिन ऑफ इस्लाम, यानी कि पैगंबर मोहम्मद वाज द फाउंडर ऑफ द इस्लाम, और वी कैन से ही ओरिजिनेटेड द इस्लाम रिलीजन। मोहम्मद की बात करें कौन थे, वाज एन अरब बाय लैंग्वेज, अरबियन थे लैंग्वेज की बात करें और कल्चर की, एंड मर्चेंट बाय प्रोफेशन, और अगर प्रोफेशन की बात करें तो एक व्यापारी थे। 6th सेंचुरी अरब कल्चर वाज लार्जली कन्फाइंड टू द अरबियन पेनिनसुला। 6th सेंचुरी की अगर बात करें उसमें हम कर रहे हैं, 6th सेंचुरी अरब कल्चर वाज लार्जली कन्फाइंड टू द अरेबियन पेनिनसुला, यानी कि पूरा का पूरा जो अरब कल्चर था वो कहाँ था, वो अरेबियन पेनिनसुला से कन्फाइंड था, एंड एरियाज ऑफ साउथर्न सीरिया एंड मेसोपोटामिया। साथ साथ कौन से लगे हुए थे, साउथर्न सीरिया था और मेसोपोटामिया था। क्लियर। नेक्स्ट आता है ये हमें ओरिजिन, इट इज क्लियर दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पैगंबर मोहम्मद। थोड़ा सा और पढ़ते हैं, फिर टाइम हो रहा है। अरब्स वर डिवाइडेड इनटू ट्राइब्स। अरब्स के बारे में पढ़ना है कि अरब का क्या था। अरब्स डिवाइडेड इनटू ट्राइब। अरब बेटा ट्राइब्स में डिवाइड था, जिसको बोलते हैं कबीला। ट्राइब्स की देख लीजिए एक बार जरा। ट्राइब्स आर सोसाइटीज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड रिलेशनशिप। ट्राइब्स क्या थी, ट्राइब सोसाइटी थी जो किस बेस पर थी, ब्लड रिलेशनशिप्स पर। जैसे आजकल होता है वी कनेक्टेड विद द ब्लड रिलेशन। द अरब ट्राइब्स वर मेड अप ऑफ क्लैंस और कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज फैमिलीज। एक वंश था, एक क्लैंस था, एक कम्युनिटी थी या लार्ज फैमिलीज उससे बने होते हैं। अनरिलेटेड क्लैंस आल्सो मर्ज टू मेक ए ट्राइब स्ट्रॉन्गर। अनरिलेटेड क्लैंस यानी कि वो क्लैंस, वो समूह, वो वंश जो उससे कनेक्टेड नहीं था उसको भी मिला लेते। क्यों? क्योंकि उससे इनकी पावर बढ़ रही थी। नॉन अरब इंडिविजुअल्स दैट वर नोन एज द मवाली, दीज आर नोन एज द मवाली, became members through the patronage of prominent tribesmen। ये उसके संरक्षक थे ट्राइब्समैन के, तो ये भी मेंबर्स बने। Even after converting to Islam, the Mawali were never treated as equals by the Arab Muslim and had to pray in separate mosques। After converting to Islam, उन्होंने इस्लाम तो कर लिया, लेकिन द मवाली वर नेवर ट्रीटेड एज इक्वल बाय द अरब मुस्लिम्स, लेकिन वो कभी भी अरब मुस्लिम के इक्वल नहीं माने गए, और उन्हें जो प्रेयर करनी थी, मतलब नमाज पढ़नी थी, वो भी क्या थी, उनके लिए अलग मस्जिद थी। सो अरब्स की अगर हम बात करें, अरब्स वर डिवाइडेड इनटू ट्राइब्स, ईच लेड ए चीफ by a chief who was chosen partially on the basis of his family connection but more for his personal courage, wisdom and generosity। देखिए अरब क्या था, डिवाइडेड था ट्राइब्स में। ट्राइब्स मैंने आपको बता दिया ब्लड रिलेशन से बिलोंग करती थी। अब ईच ट्राइब लेड बाय ए चीफ, एक मुख्य होता था, मतलब कबीला जिसका एक सरदार होता था, वही कहानी है। वाज चूजन पार्सली ऑन द बेसिस ऑफ हिज फैमिली कलेक्शन। उसको कैसे चुना जाता था, फैमिली कलेक्शन के बेस पर। लेकिन फैमिली कलेक्शन से ज्यादा बेटा 3 चीजें इंपॉर्टेंट थी, उसका क्रेज, साहस, पावर, उसकी बुद्धि, विजडम, और उसकी जेनरसिटी, मुरवा, जिसको बोलते हैं उदारता, उदारशील, कितना सहनशील वो है। तो 3 चीजें, पर्सनल फैमिली कनेक्शन तो था ही, लेकिन साथ साथ पर्सनल क्रेज, विजडम एंड जेनरसिटी। ईच ट्राइब हैज इट्स ओन गॉड और गॉडेस, अपने भगवान थे, देवी देवता थे। हु वाज वर्शिप्ड एज एन आइडल, सनम जिसको बोलते हैं उर्दू में, आइडल मूर्ति। इन ए श्राइन, श्राइन है तीर्थ स्थान, जैसे हमारा ना, जैसे मक्का मदीना मुस्लिम्स का है, वैष्णो देवी, हरिद्वार, ये सब, दैट इज द श्राइन। तो हु वाज वर्शिप्ड एज एन आइडल इन श्राइन, वही तीर्थ स्थान पर एक आइडल के रूप में पूजे जाते थे। मैनी अरब ट्राइब्स वर नोमैडिक। अब ज्यादातर जो अरब ट्राइब्स थे नोमैडिक, नोमैडिक यू नो वेरी वेल, घुमंतु जिसको बोलते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जैसे दैट इज द बॉडीनेस जिसको कहा जाता है। मूविंग फ्रॉम ड्राई टू ग्रीन एरियाज ऑफ द डेजर्ट इन सर्च ऑफ फूड एंड फोडर फॉर देयर कैमल्स। कैमल्स देखिए रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो ये क्या करते थे, ज्यादातर जो अरब्स थे वो नोमैडिक थे। मूविंग फ्रॉम ड्राई टू ग्रीन एरियाज ऑफ द डेजर्ट इन सर्च ऑफ फूड,
डेट्स, खजूर के लिए या अपने फोडर के लिए, उनके कैमल्स के लिए। सम सेटल्ड इन सिटीज इन प्रैक्टिस। अब कुछ क्या था, कुछ कहाँ पे सेटल हो गए, सिटीज में व्यापार करना शुरू कर दिया, या उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर की। मोहम्मद्स आउन ट्राइब, अब मोहम्मद की भी खुद की एक ट्राइब थी, वो बिलोंग करते थे एक ट्राइब से, दैट वर नोन एज कुरैश। कुरैशी होते हैं ना, हाँ, तो ये वहां से ही आया। मोहम्मद साउंड ट्राइब कुरैश लिव्ड इन मक्का एंड कंट्रोल द मेन श्राइन देयर। वो ट्राइब थी मोहम्मद की, कुरैश, और वो कहाँ रहती थी, दैट लिव्ड इन मक्का एंड कंट्रोल द मेन श्राइन देयर। पूरा का पूरा जो तीर्थ स्थान था मक्का, इनका जो स्थान है मुस्लिम कम्युनिटी का, पूरा इनके कंट्रोल में था। ए क्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड काबा, है ना, काशी काबा, एक राम रहीम। ए क्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड काबा इन विच आइडल्स वर प्लेस, जिनमें मूर्तियां वगैरह रखी होती है, बहुत पहले की बात है। इवन ट्राइब्स आउटसाइड मक्का कंसिडर्ड द काबा होली एंड इंस्टॉल्ड देयर ओन आइडल्स इन दिस श्राइन, मेकिंग एनुअल पिलग्रिमेज टू द श्राइन। अब इसमें क्या था, इवन ट्राइब आउटसाइड मक्का, यानी कि जो ट्राइब्स अगर मक्का से बाहर है, कंसिडर्ड द काबा होली, पवित्र माना जाता है, अपने आइडल्स रखे उसी तीर्थ स्थान पर, और एक एनुअल पिलग्रिमेज होती थी श्राइन की, है ना, जाते हैं ना हज की यात्रा जिसको बोलते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो हज करने जाते हैं। अब मक्का था कहां पर, मक्का was located on the crossroads of a trade route between Yemen and Syria which further enhanced the city importance। अभी मैप में देखेंगे आगे, मक्का was located on the crossroad of a trade route between Yemen and Syria, यमन और सीरिया के बीच में था, which further enhanced the city importance। एक ट्रेड रूट था, ट्रेड रूट है तो इंपोर्टेंस बढ़नी है। द मक्का श्राइन वाज ए सेंचुरी वेयर वायलेंस वाज फॉरबिडन एंड प्रोटेक्शन गिवन टू ऑल विजन। और मक्का जो तीर्थ स्थान एक सेंचुरी, यानी कि प्लेस है जहां पर वायलेंस बिल्कुल बंदित है, फॉरबिडन है, एंड प्रोटेक्शन गिवन टू ऑल विजिटर, और जितने भी लोग जाते हैं सबको प्रोटेक्शन दी जाती है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस अबाउट दिस